नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जिस तरह से यूक्रेन ने अटैक किया है रशिया के ऊपर और 40 से अधिक विमानों को नष्ट कर दिया है, एक बात तो अब बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई पर्दा नहीं है कि अब एक विनाशकारी हमला होगा, या ये कहो कि दुनिया में एक और नागासाकी और हिरोशिमा का मोमेंट सामने खड़ा है। आपका दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने कल और परसों 2 एपिसोड्स में कहा था कि मैंने अपने लाइफ टाइम में पिछले 50, 60, 70 सालों में मैंने इतना भीषण हमला किसी भी देश की जंग के बीच में नहीं देखा है, न सुना है। ना तो भारत पाकिस्तान की जो कभी जंग हुई है उसमें, ना भारत चीन की जंग हुई है उसमें, ना ही अमेरिका वियतनाम की जंग हुई है उसमें, या गल्फ वॉर जो हुई है उसमें नहीं। इसकी बराबरी सिर्फ एक हमले से की जा रही है, जो पर्ल हार्बर का 1941 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, जहां पर जापानीज नेवी ने हवाई पर हमला किया था और बड़ी तबाही मचाई थी अमेरिका की। 1941, उसको पर्ल हार्बर मोमेंट कहा जाता है। पर्ल हार्बर मोमेंट, ये पर्ल हार्बर मोमेंट के बराबर का हमला है, क्योंकि रीसेंट हिस्ट्री में इससे बड़ा हमला तो मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन शायद ज़ेलेंस्की ने अब वो ट्रिगर दबा दिया है जिसके आगे सिर्फ एक विश्व युद्ध खड़ा है और एक भयानक विनाश खड़ा है। एक ऐसा विनाश जिसे आज की सदी की इस दुनिया ने कभी नहीं देखा। एक ऐसा विनाश जिसको पिछले करीब करीब कहा जाए तो 75-80 साल में इस दुनिया ने ना देखा, ना सुना, ना महसूस किया। ये दुनिया भूल चुकी थी कि जंग की तपिश क्या होती है और विश्व युद्ध की तपिश क्या होती है और उसकी बर्बादी क्या होती है। एक नागासाकी हिरोशिमा का मोमेंट सामने खड़ा है। पुतिन जो बदला लेंगे उसको लेके सारी दुनिया इस समय डरी हुई है, खौफजदा है। इतनी खौफजदा कि मैं बता नहीं सकता। और सबसे बड़ा खौफ अगर इस समय कहीं इस समय छाया हुआ है तो वो यूरोप में छाया है, हमारा क्या होगा। क्योंकि फिर अगर तबाही होगी तो पूरी होगी। नेटो कंट्रीज ने ज़ेलेंस्की के थ्रू उस बटन को दबा दिया जिसमें पूरे यूरोप की बर्बादी धुआं धुआं लिखा हुआ है। दरअसल यूरोप अपनी औकात से बाहर निकल गया। रशिया के सामने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये अपनी औकात से बाहर निकल गए। इनकी औकात अब रशिया ही उन्हें समझाएगा कि तुम्हारी औकात बेसिकली 2 कौड़ी की है, लेकिन तुम जो इतना बन रहे हो ना, अब तुम नहीं रहोगे, अब तुम्हारा अंतकाल नज़दीक है। यूरोप की बर्बादी सामने लिखी हुई है, आप लिख कर रख लीजिए। एक और हिरोशिमा और नागासाकी के लिए अब आप तैयार रहिएगा। अब ये जंग सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच तक सीमित रहेगी, मुझे उसमें भी संदेह है। संदेह इसलिए है कि यहां पर कहीं ना कहीं एक बात जो हमारे सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि इतना बड़ा जोखिम जो उठाया है यूरोप और नेटो ने, सारा देखा जाए तो ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर, शायद वो भूल गए कि वो आत्महत्या करने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं रशिया का साथ क्यों दे रहा हूं। बात रशिया के साथ देने की नहीं है, बात यह है कि अमेरिका और जो नेटो कंट्रीज हैं, इनकी जो दादागिरी है वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि इनको लगता था कि ये इनविंसिबल हैं, इनको कोई पार नहीं पा सकता है। लेकिन शायद वो भूल गए कि अगर वक्त आ जाए तो फिर जो 6000 एटम बम लेके क्या कहते हैं रशिया बैठा है,
तो वो तुमको छोड़ने वाला नहीं है। फिर यूरोप के अंदर आपको सिर्फ धुआं धुआं और मिट्टी ही नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा, और पूरा अमेरिका के अंदर भी फिर धुआं और मिट्टी ही नजर आएगी और कुछ नजर आने वाला नहीं है, मैं आपको बताऊं। अब एक सवाल यहां पर उठ रहा है बड़ा, कि क्या जब ये अटैक किया गया 117 ड्रोन के द्वारा, अप्रॉक्सीमेटली, मैं गलत भी हो सकता हूं, 120 ड्रोन भी हो सकते हैं, और इसकी तैयारी करीब 1-1.5 साल से चल रही थी, तो क्या अमेरिका की उसमें परमिशन थी? ये सवाल उठ रहा है कि अब बिना अमेरिकी परमिशन के क्या ये किया गया है? अब बातचीत तो कहीं होने वाली है नहीं, वो कहते हैं कि टर्की जा रहे हैं और बातचीत होगी। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई युद्ध विराम जैसी अब स्थितियां सामने हैं। अब जो स्थितियां सामने आएंगी वो ये है कि जो रशियन अटैक होगा वो कितना भयानक हो सकता है, कितना विभत्स हो सकता है, और कितना बड़ा हो सकता है। जब भी मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक नागासाकी हिरोशिमा मोमेंट हो सकता है। ये आपको इंतज़ार करना होगा। शायद आजकल की जनरेशन, या जो भी लोग 50-60 साल के हैं, 40 साल के हैं, 20 साल के हैं, 10 साल के हैं, वो शायद एक उस दृश्य को देखने जा रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की, या उसको सिर्फ उन्होंने इतिहास के पन्नों में पढ़ा कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उसकी तपिश को महसूस नहीं करते कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ क्या था। उसकी तपिश को महसूस करने के लिए वो चीज़ें आपके सामने फिर से घटेंगी, तब आपको पता लगेगा कि हुआ क्या है अल्टीमेटली। और रशिया अब इन अल्टीमेट वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, और उस समय बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब यूरोप जो था, या नेटो कंट्री जो हैं, वो आग से अब खेल चुके हैं। अब तीर कमान से निकल चुका है, अब वापस नहीं आएगा साहब। अब कोई कहे कि रशिया को पेशेंस रखनी चाहिए, उसे धैर्य रखना चाहिए, और उसको जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि हम भी तैयार हैं, ये कोरी धमकियों से रशिया डरता नहीं साहब। और स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी की सरकारों ने अब अपने लोगों को खाना, पानी, दवाइयां जमा करने की सलाह दे दी है। दूसरी तरफ नेटो के जो महासचिव है उनकी भी चेतावनियां सामने हैं कि भाई अब तैयार रहना होगा आपको। एक सर्वे भी किया गया यूरोप में, जहां पे 41 से 55% लोग अलग अलग देशों में कह रहे हैं कि हमें एक बड़े युद्ध के लिए अब तैयार रहना होगा, और वो शायद हमारे दरवाजे पर खड़ा है। रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये तो एक साइड में है, और ये फॉर्मिडेबल फोर्स है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी फोर्स है। नेटो कंट्री एक साइड में है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो कंट्री आज की डेट में सोच रहे हैं कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं, यानी कि ना इधर ना उधर, ये नहीं होगा। अब इस चक्की में सब पिसेंगे साहब, इस चक्की में सबके सब पिसेंगे साहब, कोई बचेगा नहीं। और भारत या कई और देश ऐसे अगर वो सोचते होंगे कि हम दूर खड़े होकर आग सेक लेंगे, हाथ सेक लेंगे, तो माफ कीजिएगा, वो हाथ नहीं सेक पाएंगे, क्योंकि आग तो उनके दरवाजे पर भी पहुंचेगी। और फिर ये दुनिया जब बटेगी तो फिर ऐसी बटेगी कि फिर सदियों तक एक नहीं होगी। यूरोपीय देश जो हैं अपने नागरिकों को एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहने की सलाह दे रहे हैं। सिर्फ इस बात का खौफ है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। और पुतिन इस समय हमला तो करेगा अब, और ऐसा हमला करेगा जो शायद लोगों की रूह भी कांप जाए और लोगों के शरीर की हड्डियां भी कांप जाएं। ये तो होने जा रहा है, और मैं कोई खौफनाक सीन नहीं पैदा कर रहा हूं, और मैं ना ही ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रशिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अटैक ना कर सके, क्योंकि रशिया ने अभी तक अपने टॉप लेवल के वेपन्स का यूक्रेन में उपयोग नहीं किया है। उसकी जो 10,000 से ज्यादा मिसाइलों का जखीरा है वो अभी पड़ा हुआ है, उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, मैं आपको बताऊं। और जब उसका इस्तेमाल शुरू होगा तो फिर इस दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम होगा। ये सही है कि उसमें रशिया भी बर्बाद होगा,
लेकिन रशिया एरिया में इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, कि पूरी दुनिया के 10,000 एटम बम भी गिरा दोगे तो भी रशिया बर्बाद नहीं होने वाला है। लेकिन यूरोप सारा बर्बाद हो जाएगा और अमेरिका सारा बर्बाद हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। खैर, दुनिया आप कहने की कोशिश करे कि आप परमाणु विकल्पों पर विचार ना करें और आप इतना पेशेंस रखें, ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन अब शायद वो स्थिति निकल चुकी है। अब जहां पर किसी को पेशेंस रखने की बात की जाए, वो स्थिति अब निकल चुकी है। अब सिर्फ ये देखना है कि वो घड़ी, वो मोमेंट, वो दिन, वो घंटा कौन सा है जब आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा विनाश शायद सामने खड़ा हो। इंतजार करना होगा एक नागासाकी और हिरोशिमा मोमेंट के लिए। शुक्रिया आपका।